नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, बिहार पुलिस एसआई का एग्ज़ाम 18 जनवरी और 21 जनवरी को 2 फ़ेज़ में कंडक्ट होने वाली है और इसमें 10 से 15 करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चंस होने की हायर पॉसिबिलिटीज़ है। आज के इस सेशन में हम लोग उन तमाम क्वेश्चंस को हम डील करेंगे जिसके आने की बहुत अधिक संभावना है। इसमें वैसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने मार्कर से अंडरलाइन किया हुआ है। बाकी हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कशंस करेंगे, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन क्वेश्चंस को बार-बार रिवीजन कर लें, जो क्वेश्चंस हाइलाइटेड हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? उत्तराखंड। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए उत्तराखंड ने किया है। नेक्स्ट, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेड्यूल कास्ट के रिगार्डिंग ये स्टेप लिया गया है, पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है। नेक्स्ट, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन है? गोवा। गोवा पुलिस। भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है? आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार दरोगा। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वाराणसी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर वाराणसी। जान लें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने के बहुत चांसेज है। कौन? वाराणसी, जिसने रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल को स्टैब्लिश किया है। देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला किया है? उत्तराखंड। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? ओडिशा। 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? स्टेट बैंक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। आप इसको याद रखें, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? कोलकाता। ओके। नेक्स्ट, भारत के किस शहर को झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है? चंडीगढ़। यहाँ झुग्गी मुक्त शहर घोषित किया गया है चंडीगढ़ को। भारत के किस राज्य के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया है? राजस्थान। धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025, राजस्थान। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, आपने हेलमेट नहीं लगाया है, आपको फ्यूल भी नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश, नो हेलमेट नो फ्यूल। किस राज्य के पर्यटन को पाटा PATA गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला? केरल पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है। भारत के किस राज्य में नारी अदालत शुरू की गई है? तो सिक्किम में नारी अदालत, स्पेशल फीमेल कोर्ट से एस्टेब्लिश किया गया है सिक्किम। वेरी इंपॉर्टेंट। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? दिल्ली। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विधानसभा दिल्ली। भारत में AI से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? महाराष्ट्र। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, AI से चलने वाली आंगनबाड़ी महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तेलंगाना। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण, ट्रेन कोच जो हाइड्रोजन से चलेगी, चेन्नई में इसका सफल परीक्षण किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर से। हिस्ट्री और करंट दोनों के क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? आप सभी को पता होगा, देवदासी प्रथा कर्नाटक में चलती है, अभी तक चल रही थी, तो जाहिर सी बात है उसको खत्म करने के लिए कर्नाटक सरकार ही कानून लाएगी। तो दोनों एस्पेक्ट से ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन भी है और करंट अफेयर्स से है। और इस तरह के क्वेश्चन जो हिस्ट्री या फिर पॉलिटी या फिर किसी और सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो और उसको करंट के साथ कुछ अगर उसके साथ घटना होती है तो वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। याद रखिएगा, इग्नू के इतिहास में पहली महिला कुलपति है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर उमा कांजीलाल। किस राज्य में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई है? असम। एक्वाटेक पार्क असम। नेक्स्ट, भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? एजुकेट गर्ल्स। याद रखिएगा, कौन सा एनजीओ है जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 2025 के लिए? एजुकेटेड गर्ल्स। दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला AI संचालित
बैंक लॉन्च किया? मलेशिया। पहला राइट बैंक एआई संचालित? मलेशिया। रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? नेपाल। नेपाल रूबेला मुक्त हो चुका है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश? जी हाँ, भारत। दूसरा कोयला उपभोक्ता देश भारत। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? रूस। अमेरिका के परमाणु संधि से बाहर निकलते ही रूस ने भी परमाणु संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है। रूस। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश? अफगानिस्तान। आप सभी को पता है अफगानिस्तान में इंटरनल अनस्टेबिलिटी बहुत अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ये हो गई है, प्रभावित हो गई है निगेटिवली। तो अफगानिस्तान। दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है? भारत। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है? भारत ने। दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना सहकारी क्षेत्र में भारत। किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है? सुहानी सा। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको दरोगा में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर सुहानी सा। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? चीन ने किया है। CO2 को भोजन में कन्वर्ट करने में सक्सेस पाई है चीन। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक? ऑब्वियसली SBI को। वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक SBI। दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? अमेरिका। अमेरिका ने यूनेस्को से एग्जिट कर लिया है। नेक्स्ट सेक्शन होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का क्या नाम है? विक्रम-1। निजी तौर पर प्राइवेट कंपनी ने इसको डेवलप किया ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वो जो विक्रम-1 था इसका निर्माण किसने किया? स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है, याद रखिएगा। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का क्या नाम है? इंद्रजाल रेंजर। इंद्रजाल रेंजर ये एक एंट्री ड्रोन पेट्रोल वाहन है जो पूर्ण रूप से मोबाइल और AI सक्षम है। इंद्रजाल रेंजर। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IIT बॉम्बे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन IIT बॉम्बे ने किया है। भारत की पहली क्वांटम सिटी का कंसेप्ट किस राज्य ने शुरू किया? ऑब्वियसली सिलिकॉन वैली कर्नाटक, वहाँ क्वांटम सिटी कंसेप्ट शुरू की गई। सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 101 किस संस्थान द्वारा विकसित की गई? BIRSA बिरसा 101। CSIR IGIB ने शुरू किया है। CSIR IGIB ने। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है? ओमान एयरपोर्ट। वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट किया है इसने, ओमान एयरपोर्ट। भारत के किस राज्य के प्रथम ड्रोन सिटी भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी है? आंध्र प्रदेश ने ड्रोन सिटी की नींव रखी है। ड्रोन सिटी एंड स्पेस सिटी की। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? जीनोम अनुक्रमण गुजरात। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला जीनोम अनुक्रमण परियोजना गुजरात। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश? चीन। आपको पता होगा भारत थोरियम का रिच भंडार रखता है, तो भारत में थोरियम का रिच भंडार मिलते हैं। तो ये गुड न्यूज़ है कि भविष्य में हम भी अपने नाभिकीय ईंधन की पूर्ति के लिए थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर पाएंगे बहुत जल्द ही। तो अभी फिलहाल विश्व का प्रथम देश बना है जिसने थोरियम को यूरेनियम में बदला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए भी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। चीन है ये। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला लखनऊ। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा भूतापीय जियोथर्मल पायलट परियोजना? तो आंध्र प्रदेश में। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टारलिंक से समझौता किया, एग्रीमेंट किया है फॉर इंटरनेट के लिए। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में AI प्लस कैंपस की स्थापना होगी? अमरावती में होगी AI प्लस कैंपस। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया है? सिक्किम में। डिजिटल घुमंतू गांव सिक्किम। भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, अर्थंकुल पुलिस स्टेशन केरल, राइट? हाँ, अर्थुंकल पुलिस स्टेशन केरल ISO प्रमाणित पहला पुलिस स्टेशन भारत का बना है। नेक्स्ट, टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली। याद रखिए, मैजिक क्रिएटर 2025 कौन थी? सुहानी सा। और ये है
टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 प्राजक्ता कोहली। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल्स के किस संस्थान के साथ समझौता किया गया? ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल ने आईआईटी मणिपुर के साथ एग्रीमेंट किया। आईआईटी मणिपुर, असम राइफल्स। नेक्स्ट सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिन को मनाते हैं? 17 नवंबर। सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस 17 नवंबर। और इसका जो थीम था इस वर्ष का वो था एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर। थीम था एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइकल कैंसर, 17 नवंबर। विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित करेगा? कतर। विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी, लेवी मीन्स टैक्स, ग्रीन फ्यूल टैक्स लागू किया? सिंगापुर। सिंगापुर इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने अपने देश के ऊपर से गुजरने वाले, अपना जो एयर स्पेस है उससे जाने वाले लोगों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाले दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है? बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश बना। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार एसआई एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन लाइक बीपीएससी, टीआरई एंड एईडीओ, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का प्रथम कैशलेस देश स्वीडन। पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध करार दिया? इच्छा मृत्यु को उरुग्वे। उरुग्वे ने इच्छा मृत्यु को वैलिड करार दिया है। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज में था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमेरिका का स्टेट है कैलिफोर्निया जिसने दिवाली को राजकीय अवकाश के रूप में घोषित किया। और ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश को एक वेस्टर्न कंट्री ने हमारे कल्चर को रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था सिंगापुर। नेक्स्ट, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? सुशीला कार्की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुशीला कार्की प्रथम है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल में। दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया जो कि 92 ईयर्स के हैं को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? कैमरून। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन दरोगा में पहले भी आ चुके हैं। कैमरून के हैं। दुनिया के किस देश ने पहला सौरतापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है? चीन। फर्स्ट सोलर थर्मल एनर्जी, सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया है चीन ने। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई है? ये सब क्वेश्चन बहुत आम है। बांग्लादेश। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बनाएगा? भारत बनाएगा। आप याद रखिएगा, विश्व का कौन सा देश प्रथम प्रयोगशाला सबसे गहरे पानी में? भारत। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता का पुरस्कार किसको मिला है? श्री श्री रविशंकर को मिला है विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का। भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त किया है? सिंगापुर से सबसे अधिक एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं। सिंगापुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया? डीबीएस बैंक। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक डीबीएस। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई मोरक्को में स्थापित की गई है। किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ देख लें। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गई है आजकल किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में। तो आपने देखा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक डीबीएस बैंक, भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण तो मोरक्को जाएंगे, और अटल नवाचार विदेशी अटल नवाचार केंद्र तो संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है कि देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? इसका आंसर होगा देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक तो नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन इज द फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक, भारत का पहला। नेक्स्ट, दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया? अल्बानिया। वेरी इंपॉर्टेंट, अल्बानिया एक ऐसा देश है जिसने एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट सेक्शन होगा एनवायरमेंट एवं इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन बनेगा? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। जी हाँ दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेगा। देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया है? केरल। जी हाँ, जैसा कि हम सबको पता है कि केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था
और उसको संशोधित करने वाला यह पहला राज्य बन गया है केरल। दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? पलाऊ। लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया पलाऊ। और इसके पीछे का मैसेज था देश को ये बताना कि अगर आपने कार्बन एमिशंस को कट नहीं किया, ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट अगर स्टेप्स नहीं लिए, तो वो आने वाला टाइम बहुत क्लोज है जब हम सब कुछ पानी के अंदर करते नजर आएंगे। तो पलाऊ। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय के मदद से लॉन्च किया गया? गुवाहाटी विश्वविद्यालय। गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने द वल्चर नेटवर्क बनाया है जो कि बांस आधारित बायो रिफाइनरी के लिए है। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया। वैश्विक वन्यजीव मेला, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक फिलीपींस, याद रखिएगा, कोरल लार्वा क्रायो बैंक फिलीपींस ने लॉन्च किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? सहज समृद्ध। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया पर्यावरण के संरक्षण के लिए सहज समृद्ध संगठन को। किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक। जैसा कि आप सबको पता होगा, हाल फिलहाल न्यूज़ में सोनम वांगचुक बहुत ज़्यादा आ रहे थे। इन पर एंटी नेशनल एक्टिविटी के रिगार्डिंग भी इन पर केस चलाया गया, जेल में बंद थे बहुत दिनों तक, अभी भी हैं मे बी। तो सोनम वांगचुक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है हमारे एग्जाम के लिए। टाइम मैगजीन इनको 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया जो जलवायु नेताओं में शामिल हैं, सोनम वांगचुक। भारत की 94 रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। बिहार, आपको पता होगा अभी फिलहाल भारत में टोटल 96 रामसर साइट्स हैं, जिसके बारे में डिटेल से इस वीडियो के हम इन्वायरमेंट सेक्शन में करेंगे। फिलहाल 94 जो रामसर साइट है गोगाबिल झील, वो बिहार राज्य में है। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? महाराष्ट्र के 5 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया? JSW एनर्जी लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण बनाने का जो मैकेनिज्म है उसको स्टार्ट किया। भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? वन्यजीव संरक्षण के लिए तमिलनाडु। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है? तो चीता के लिए सबसे पहली सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार दरोगा या फिर कोई भी अदर एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले एक साल तक। चीता सफारी मध्य प्रदेश। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार सुप्रिया साहू। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार सुप्रिया साहू, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु। याद रखिएगा, हॉर्नबिल नागालैंड की पक्षी है, वहाँ की इंडिजिनस पक्षी है, वहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, बट इनके संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया गया तमिलनाडु में। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की संभावना होती है। भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लीजिएगा। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? नेपाल। ठीक है, ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 नेपाल को हराकर भारत ने जीता है। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता? दक्षिण अफ्रीका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी आने की बहुत संभावना है। आपको पता होगा महिला टीम ने वनडे विश्व कप जीता है 2025 का, और ये दक्षिण अफ्रीका फाइनल में हारी है इनके साथ। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किया जाएगा? तो ये अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित होगा 2030 का। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? भारत ने। भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? अर्शी गुप्ता। कार्टिंग चैंपियन बनी है अर्शी गुप्ता। किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है क्रिकेट में उनके योगदान के लिए। याद रखिएगा, खेल से अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट में योगदान के लिए नाइटहुड, जेम्स एंडरसन। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? अपोलो टायर से अब क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करेगी भारत के क्रिकेट टीम को। दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड। जी हाँ, स्पेन की फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, ये दुनिया की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बनी है। लास्ट क्वेश्चन इस फटाफट 100 का, प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता। आइए अब नेक्स्ट सेशन देखते हैं। यह है वर्ष 2025 में हुए प्रमुख
समझौता ज्ञापन या एग्रीमेंट। तो इसमें उनको लिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो पहला आता है दवा गुणवत्ता के लिए सहयोग हमने लाइबेरिया के साथ करा है, दवा गुणवत्ता लाइबेरिया के साथ। नेक्स्ट है पारस्परिक पनडुब्बी खोज के लिए हमने वियतनाम से सहयोग किया है, वियतनाम से समझौता हुआ। याद रखिए दवा गुणवत्ता लाइबेरिया एंड पनडुब्बी खोज के लिए वियतनाम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज सांस्कृतिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन भारत और सऊदी अरब ने हाल ही में सांस्कृतिक सहयोग पर एक द्विपक्षीय बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र के लिए भारत और भूटान, नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ एंड मेडिसिन सेक्टर में भूटान के साथ। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के साथ। सशस्त्र सेना और संचालनात्मक साझेदारी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त ऋण व्यवस्था जापान के साथ, संयुक्त ऋण व्यवस्था जापान के साथ। पहला सीमा पार रेलवे भारत और भूटान। उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार केंद्र मॉरिशस, उपग्रह को ट्रैकिंग करना हो या फिर इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए हो तो ये मॉरिशस के साथ हमने समझौता करा है। रक्षा सहयोग के लिए मोरक्को, रक्षा सहयोग के लिए मोरक्को। याद रखिए सशस्त्र सेनाओं के बीच अगर संचालन से संबंधित साझेदारी है तो ऑस्ट्रेलिया, और अगर रक्षा सहयोग की बात करें तो मोरक्को। फिर है समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट भी यही समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग यूएई के साथ। नेक्स्ट है मत्स्य पालन और जलीय कृषि, इसके लिए हमने मालदीव के साथ काम किया। मत्स्य पालन और जलीय कृषि की बात हो तो मालदीव के साथ। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान, ट्रेड, हेल्थ एंड डिजिटल पेमेंट के लिए नामीबिया से। भारत के पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत भारत और नॉर्वे। भारत के पहले स्वदेश निर्मित ध्रुवीय अनुसंधान पोत, हमें पता है कि नॉर्वे एक पोल के बहुत क्लोज की एक कंट्री है और इसीलिए ध्रुवीय अनुसंधान पोत के लिए हमने नॉर्वे से ये किया। कुछ क्वेश्चंस तो देखिए आपको अपने पूरे पढ़ाई का यूज करना पड़ेगा, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनको आप कॉमन सेंस के आधार पर आप गेस कर सकते हो। तो ध्रुवीय अनुसंधान पोत की बात हो रही तो भारत और नॉर्वे। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करके एवं ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु हमने डेनमार्क के साथ सहयोग किया है। 2070 तक हमारी एक बाध्यता है, हमने प्रॉमिस किया है टू द वर्ल्ड कि 2070 तक हम कार्बन उत्सर्जन समाप्त कर देंगे और रिन्यूएबल एनर्जी पर फुल्ली डिपेंड हो जाएंगे। और इसमें हेल्प के लिए हमने डेनमार्क के साथ एक समझौता MOU हस्ताक्षर किया है। बौद्ध सहयोग वियतनाम, आपको पता है वियतनाम एक बौद्धिस्ट कंट्री है। अगर ऑप्शन में वियतनाम के अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जो बौद्ध नहीं, जैसे अमेरिका हो, रसिया हो, तो आप गेस कर सकते हैं कि अफ्रीका हो, तो आपको पता चलेगा कि इनमें से वियतनाम जाहिर सी बात है एक ऐसी कंट्री जो बौद्धिस्ट है, उनके साथ सहयोग ही होगा। नेक्स्ट है हमें पता है राफेल विमान तो फ्रांसी होगा, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया। राफेल इतना न्यूज़ में रहा है कि हम सभी को पता है कि यह फ्रांस का है, तो फ्रांस से ही MOU होगा। लिथियम अन्वेषण और खनन अर्जेंटीना, लिथियम का अन्वेषण करना और उसका खनन करना, इसमें सहयोग हेतु MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन अर्जेंटीना के साथ। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता भारत और दक्षिण कोरिया। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत और दक्षिण कोरिया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए निर्यात, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए $450 मिलियन का समझौता इंडोनेशिया के साथ हमने करा है। हम ब्रह्मोस, जो कि हमारी एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है, हम इंडोनेशिया को निर्यात करेंगे और इसके लिए $450 मिलियन का समझौता हुआ है। गैर बासमती सफ़ेद चावल हेतु व्यापार, अगेन बिहार या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक होता है वो बासमती चावल, सफ़ेद चावल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो आगे भी हम देखेंगे GI टैग्स वाले में। फिलहाल गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार हेतु हमने इंडोनेशिया के साथ सहयोग किया, इंडोनेशिया के साथ हमने सहयोग करा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ष 2025 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर। हम इनमें उनका बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकियों को हम स्किप करेंगे। फर्स्ट है यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट कृति सुरेश, साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं ये। यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट कृति सुरेश। नेक्स्ट T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप, हमने पीछे भी पढ़ा 2026 में जो T20 का पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड होगा, क्रिकेट वर्ल्ड, रोहित शर्मा इज ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है मानसिक राजदूत, आप पूरी बातों को ध्यान न देते हुए सिर्फ कीवर्ड को पकड़े। मानसिक
पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण, जो एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस, मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है दीपिका पादुकोण। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अब है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मेंटल हेल्थ की जो राजदूत बनी अभिनव बिंद्रा, ये ऑलरेडी ओलंपिक प्लेयर हैं, तो ये अभिनव बिंद्रा। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन में ये गए थे, तो इसलिए इनको बनाया गया है विकसित भारत बिल्डथॉन के लिए ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला। लेवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा एक एक्ट्रेस हैं जो बिहार से बिलोंग करती है, एंड कीर्ति प्रकाश झा ये भी एक एक्टर है, तो नीतू चंद्रा एवं कीर्ति प्रकाश झा। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम, आपको पता होगा ये बहुत फिटनेस फ्रीक एक मॉडल और एक हीरो भी रह चुके हैं, और अभी भी मतलब ये फिटनेस के मामले में एक ब्रांड आइकन है। तो नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम को बनाया गया। जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, ऑब्वियस सी बात है, झारखंड के रहने वाले हैं तो बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन के लिए सारा तेंदुलकर। ओडिशा सरकार के हथकरघा उद्योग के लिए एम्बेसडर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ओडिशा सरकार के हथकरघा उद्योग के एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। नेक्स्ट, ऑडी इंडिया नीरज चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत, पैरा एथलीट। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, मालदीव के लिए। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल को बनाया गया टाटा, याद रखिए कैटरीना कैफ मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, एंड टाटा मोटर्स के विकी कौशल। अब बात करते हैं फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, फिट इंडिया आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर। स्केचर्स एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, शूज़ से लेकर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट। मोहम्मद सिराज जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज बने हैं, और जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन तीनों बने हुए हैं। मोहम्मद सिराज तो है ही, जसप्रीत बुमराह भी है और कार्तिक आर्यन। फिकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर, फिकी के आयुष्मान खुराना, फिकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। प्यूमा जो कि स्पोर्ट्स कंपनी है इंडिया, तो प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान, खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना। साइबर अपराध जब भी हम बात करेंगे तो साइबर क्राइम की, तो रश्मिका मंदाना उसकी ब्रांड एम्बेसडर है 2025 में। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर, ओलंपिक विनर है ये, उनका है पत्तन पोत और परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मनु भाकर। सो मध्य प्रदेश पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी, जी हाँ वही फेमस एक्टर कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद, थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। आइए अब हम वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग के ऊपर बात करेंगे, और इसमें सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वोरेयूर कॉटन साड़ी कविंदापडी नट्टू सक्रे, पारंपरिक गुड़ पाउडर को बोलते हैं कविंदापडी नट्टू सक्रे, उसके साथ थुईमल्ली चावल, मैंने आपको बताया था पीछे जस्ट अभी कि चावल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, तो थुईमल्ली चावल, और साथ में अम्बा समुद्रम चोप्पू समान लकड़ी के खिलौने, ये सारे तमिलनाडु के हैं, 2025 के हैं, रिसेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप नाम के साथ भी आप गेस कर सकते हैं, नाम के अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हैं। वोरेयूर कॉटन साड़ी, कविंदापडी नट्टू सक्रे, थुईमल्ली चावल, अम्बा समुद्रम चोप्पू समान, ये तमिलनाडु का है। आंध्र प्रदेश पोंडुरु खादी, आंध्र प्रदेश का है पोंडुरु खादी, ये हाथ से बुनी सूती कपड़ा है। पश्चिम बंगाल का है मंदारिन संतरे, जो दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में इसकी खेती होती है, तो आप सब याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में मंदारिन संतरे। फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश में एक है दाओ, ब्लेड को बोलते हैं दाओ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिहार एसआई, दाओ अरुणाचल प्रदेश का है। हीरा आपको पता है पन्ना जिला है और ये मध्य प्रदेश का है, तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है। अंबाजी संगमरमर, ये गुजरात की है और इसको जीआई टैग मिला है, अंबाजी संगमरमर गुजरात। ओजोफेनी एक मादक पेय है, ओजोफेनी, फेनी आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फेनी मादक पदार्थ को बोलते हैं, ओजोफेनी है गोवा का। सांगरी बीन फली, राजस्थान, सांगरी बीन एक फली है, राजस्थान का है। नेक्स्ट है कनडिप्या, आदिवासी का हस्तकला है जिसका नाम है कनडिप्या, केरल का है। केरल के कनडिप्या को जीआई टैग मिला है जो आदिवासी हस्तकला है। नेक्स्ट है रिंडिया सिल्क,
रिंडिया सिल्क बिलोंग्स टू मेघालय और इसको जीआई टैग मिला। और खासी हैंडलूम भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको पता है खासी मेघालय की ही एक जाति है। गारो खासी जयंतिया वहाँ का हिल है और खासी वहाँ की एक जाति है, ट्राइब है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप ऐसे भी सही करके आएंगे। याद करना है तो इसमें कौन, मेघालय की रिंडिया सिल्क को मिला है। नेक्स्ट है जैसे बनारसी सनाई और बनारसी तबला, हम सब जानते हैं बनारस उत्तर प्रदेश में है, तो ये तो उत्तर प्रदेश आप सही करके ही आएंगे। नेक्स्ट है ये देखेंगे नोलियन गुड संदेश। आप सबको पता है संदेश बहुत फेमस मिठाई और पश्चिम बंगाल की बहुत फेमस मिठाई है, तो ये क्वेश्चन मैंने अंडरलाइन नहीं किया है क्योंकि संदेश देख करके आप पश्चिम बंगाल कर लोगे, आई नो। नेक्स्ट है कुंभकोनम पान के पत्ते और अ, थोवलई फूलमाला, ये तमिलनाडु के हैं। कुंभकोनम पान के पत्ते एंड थोवलई फूलमाला, तमिलनाडु। नेक्स्ट वारंगल चपाता मिर्च, टमाटर मिर्च इसको एक्चुअली बोलते हैं। ये लंबी लंबी नहीं होती है, टमाटर जैसी गोल और हल्की सी लंबी होती है, और ये तेलंगाना की स्पेशलिटी थी और इसको यहाँ पर जीआई टैग दिया गया। वारंगल चपाता मिर्च, तेलंगाना। गुजरात के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, ब्लॉक प्रिंट बहुत फेमस है और ये हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है कि ब्लॉक प्रिंट किस स्टेट का अपना एक पहचान है। तो गुजरात आप एक बार देख लेंगे, याद करेंगे। ब्लॉक प्रिंट होगी, सौदागरी है, फिर भी गुजरात। अब ये जो असम वाला नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है, बोडो जौ ग्वारन चावल की बियर है। अब आप इसमें देखेंगे बोडो, आपको पता है बोडो, बोडोलैंड की बात अगर करते हैं, असम और वेस्ट बंगाल के आसपास का रीजन है, तो ये बोडो जौ ग्वारन चावल बियर है, तो असम में जाएगा। नेक्स्ट है मैब्र जौ बिडवी, बोडो जौ गीसी, अगेन ये बोडो है, फिर ये असम को जाएगा। अब आप लगातार नीचे देखोगे बोडो जौ गीसी, बोडो नफाम, बोडो उंडला, बोडो गोखा, बोडो नारजी, बोडो अरुणाई, तो ये सब कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ है, बियर है चावल का। तो आप जब भी बोडो देखो तो आप असम के साथ जाना। और एक बस इसमें ऑड है, मैब्रो जौ बिडवी, ये भी चावल बियर है, इसका भी आंसर असम होगा। नेक्स्ट है शामली जिले के गुड़, शामली, शामली जिले यूपी में है और शामली जिले के गुड़ जैसे ही आएगा तो आप जिलों के आधार पर ही कर लोगे कि ये इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अब हमारा नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा वर्ष 2025 के प्रमुख सूचकांक। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा जो ये पहला जो जारी करता है उसका नाम है हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक। हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025, इसको जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसमें प्रथम स्थान है अमेरिका और भारत है तीसरे स्थान पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई अदर स्टेट पीसी हो या फिर बीएसएससी हो, एसएससी हो, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा आता है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2025 कौन जारी करता है, तो नाम से ही इसका पता है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट फर्स्ट स्थान अमेरिका का है और भारत तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट एशिया पावर सूचकांक, इसको जारीकर्ता का नाम नहीं पूछने की संभावना है, बस ये पूछेगा एशिया पावर सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है, अमेरिका, और अगेन भारत है किस स्थान पर, तीसरे स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर की बात करें तो इसमें अमेरिका फर्स्ट है, इंडिया है फोर्थ नंबर पर। जलवायु जोखिम सूचकांक अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके जारीकर्ता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यह है जर्मन वाच। जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वाच, डोमिनिका नंबर 1 पर है और भारत का स्थान 6वें स्थान पर है, भारत 6th पोजीशन पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये भी जर्मन वाच प्रोड्यूस करता है और प्रथम 3 में कोई देश नहीं आता है इसमें। चौथा है डेनमार्क और भारत का स्थान बहुत नीचे है जो कि अच्छी बात नहीं है, 23 नंबर पर है। फोर्थ है डेनमार्क और प्रथम 3 कोई नहीं है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जलवायु परिवर्तन सूचकांक जिसको जर्मन वॉच प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट, ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन आ चुका है। विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड इसको जारी करती है एंड अमेरिका फर्स्ट है और भारत इस पर प्रथम स्थान पर नहीं है, भारत 15वें नंबर पर है। अमेरिका है फर्स्ट एंड भारत 15वें नंबर पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025, इसको स्टार्टअप ब्लिंक संस्था नामक संस्था जारी करती है। अमेरिका इसमें पहले पोजीशन पर है और भारत 22वें नंबर पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025, इसको जारी करती है स्टार्टअप ब्लिंक, अमेरिका इसमें पहले नंबर पर है और भारत 22वें नंबर पर। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025, IMD, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025, ये कॉम्पिटिटिव जो एक ग्लोबल लेवल पर जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसके रिगार्डिंग ये जारी करती है और इसको जारी करती है IMD और इसमें फर्स्ट नंबर पर है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान इसमें है 41वां। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है चैंडलर इंस्टीट्यूट इशू करती है और सिंगापुर इसमें फर्स्ट है और भारत का स्थान बहुत पीछे है 71वां, 71st।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जारी करती है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नामक संस्था, डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 86वां है, 86। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें इसको जारी करती है कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, हांगकांग फर्स्ट पर है और 128 है भारत का स्थान। हिनले पासपोर्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हिनले पासपोर्ट सूचकांक, इसको इशू करती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। सिंगापुर इसमें फर्स्ट है। सिंगापुर देश के पास सबसे अधिक, इसकी जो पासपोर्ट होगी वो सबसे पावरफुल है। सबसे अधिक कंट्री ने इसको परमिशन दे रखा है वीजा ऑन अराइवल का। तो हिनले पासपोर्ट सूचकांक जो इशू होता है वो संस्था का नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। सिंगापुर पहले स्थान पर, भारत का स्थान 77वां है, 77th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जारी करती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प्स। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प्स, इसमें अर्मेनिया बहुत ही ज़्यादा फूड क्राइसिस जो है, फूड प्रोन ये एरिया है अर्मेनिया। और भारत का स्थान बहुत बेहतर नहीं है, बट 102 स्थान है हमारा। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट की अगर बात करें, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में इसको जारी करती है सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेजोल्यूशन नेटवर्क, और इसमें फर्स्ट स्थान पर कोई नहीं है, भारत का स्थान है 99 स्थान पर हमें। वैश्विक शांति सूचकांक को जारी करती है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें आइसलैंड काफ़ी दिनों से इसमें नंबर 1 पर है और भारत का स्थान 115। विश्व खुशहाली, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसको करती है इशू संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जो कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट भी जारी करती है। फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान है 118वां। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल करती है प्रोड्यूस। इसमें सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर है एंड 128 स्थान है भारत का विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप, इसको WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो स्विट्जरलैंड में है वो इशू करती है ग्लोबल जेंडर गैप, और इसमें आइसलैंड फर्स्ट स्थान पर है और भारत का स्थान 131वां है, जो ये दिखाता है कि अभी भी यहाँ पर मेल एंड फीमेल के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2025। मानव विकास सूचकांक 2025 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इसको जारी करती है। आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है और इंडिया 130वें स्थान पर है और इसका स्कोर है 0.685। बहुत इंपॉर्टेंट है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये सब। UNDP इशू करती है, आइसलैंड इज ऑन द टॉप एंड भारत का स्कोर है 130। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, नोबेल का शांति पुरस्कार, तो इसने जारी किया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को। नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है, भारत का स्थान बहुत पीछे है 151 पर। यह दिखाता है कि हमारे डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर मीडिया है वो अपना काम कैसे कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 को जारी करती है येल विश्वविद्यालय अमेरिका, येल यूनिवर्सिटी अमेरिका। इसमें एस्टोनिया है फर्स्ट पोजीशन पर और भारत 176 पर है। एंड अगेन एक बहुत कॉमन है कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, इसको प्रोड्यूस करती है, इसको इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है क्वाकवेरेली साइमंड्स। क्वाकवेरेली साइमंड्स, USA इज ऑन द टॉप एंड भारत का स्थान है 25वां। क्यूएंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, इसकी बात करते हैं। इसमें पहला सेशन होगा 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट रिपोर्ट हर एक 2 साल पर आती है, जैसे 23 में आई तो अब 25 में आएगी, इस तरह से। और ये सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित हुआ था और ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्रकाशित करती है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत होती है, बट भारतीय वन सर्वेक्षण इसको कंडक्ट करती है। और इस बार की 2023 की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी चर्चा में रही है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेज हुए हैं। और ये राष्ट्रीय वन नीति, हमें यहाँ एक और बात जानने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है जो 1988 में आई थी, उसके अनुसार टोटल जो हमारा लैंड एरिया उसके 33% पर हमारा फॉरेस्ट होना चाहिए, बट एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। हम उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, बट वर्तमान में इसकी प्रतिशत है 21.76, 21.76%।
यहाँ केवल 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन है। बाकी सबके पास इतना कम है कि ऑन एन एवरेज ये 21.76 हो जाता है। आपको पता होगा भारत के वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र यादव। सो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वो ये है कि 2023 से पहले जब 2021 में जब ये आया था रिपोर्ट, तो 21 से 23 इन 2 सालों में टोटल जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसमें 156 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है, 156 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें जो एग्जाम में आ सकता है कि वनावरण क्या है, वृक्षावरण क्या है। वनावरण वो होता है जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, और वृक्षावरण की बात करते हैं तो हमारे घर के आसपास, हमारे दरवाजे के आसपास, हमारे खेतों में जो पेड़ पौधे हम खुद से लगाते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, वो वृक्षावरण में आते हैं। छोटे बड़े सारे पेड़ इसमें इंक्लूड होते हैं, बट वनावरण वो होते हैं जो ह्यूमन इंटरफेरेंस से काफ़ी अलग होते हैं। तो वनावरण अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल है वनावरण का, 7,15,343। प्रतिशत में ये 21.76% है, और इसमें 156 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जैसा कि ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर हम ट्री कवर की बात करें, वृक्षावरण की बात करें, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी प्रतिशत है 3.41%, और इसमें वृद्धि हुई है जो है 1289 किलोमीटर स्क्वायर की। कुल की बात करें तो हमारे यहाँ वनावरण और वृक्षावरण को मिला दें तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रतिशत में हमारे पास 25.17% है, और वृद्धि 1,445 किलोमीटर स्क्वायर हुई है। अगर हम राज्यवार अगर वृक्षावरण और वनावरण के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल के अनुसार से वन मध्य प्रदेश के पास है, जो 77,073 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पर छत्तीसगढ़। इसकी किलोमीटर याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सबसे अधिक वन कहाँ है, भारत के किस राज्य में है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा छत्तीसगढ़। और सबसे कम की बात करें तो इसमें सबसे कम है हरियाणा, फिर पंजाब, एंड देन उससे बेहतर है गोवा। तो सबसे कम वन कहाँ, हरियाणा, और सबसे अच्छा खासा क्षेत्रफल के हिसाब से वन तो मध्य प्रदेश। अगर हम अब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर इस तरह से देख लें, जैसे सर्वाधिक वनावरण वृद्धि करने वाले राज्य की बात करें जिसने सबसे अधिक इंक्रीज किया है, तो मिजोरम ने सबसे अधिक वनावरण वृक्षावरण में वृद्धि की है। कितना, 242 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें बस आपको ये याद करना है कि किस राज्य ने सबसे अधिक वनों में वृद्धि की है इस 21 से 23 2 सालों के बीच में, तो मिजोरम। और सबसे कम किसने की है, नुकसान किसने किया है सबसे अधिक, तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा वनावरण है, नुकसान भी उसका सबसे ज़्यादा है, और मिजोरम ने सबसे अधिक वृद्धि करी है। और इसके नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करें अगर, तो अगर प्रतिशत की बात करें कि किसी राज्य के पास जितनी भूमि है उस भूमि के अकॉर्डिंग वहाँ वन जो है, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, वो कितने हैं, तो मिजोरम सबसे अधिक है, 85.34। फर्स्ट पोजीशन पर है मिजोरम, सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश 78.67, ये स्टेट है। और केंद्र शासित की बात करें अगर, तो सबसे अधिक जो वनावरण है वो है लक्षद्वीप, समझ रहे हैं आप, लक्षद्वीप, और सेकेंड है अंडमान निकोबार। तो कोई पूछे अगर कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन तो मध्य प्रदेश, और अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो मिजोरम, राइट, ओके। एंड केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अब है भारत में घने एवं खुले वन, ये कैनोपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें ये देखते हैं कि वन सघन है, घना है, या फिर फैले हुए हैं, खुले हैं। तो अगर बहुत घने वन की बात करें तो सबसे अधिक घना वन आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, और सबसे अधिक खुले वन की बात करें तो मध्य प्रदेश में, और मध्यम रूप से घने वन हो तो ये भी मध्य प्रदेश में। मतलब सबसे घना अरुणाचल प्रदेश, और मीडियम घना की बात करें या फिर खुले वन की बात करें तो दोनों का आंसर मध्य प्रदेश होगा। कुछ अन्य बिंदु की बात हम कर लेते हैं, तो हम इसमें देखते हैं 43,623 वर्ग किलोमीटर में झाड़ियाँ फैली हुई हैं, जो कुल क्षेत्रफल का 1.33% है, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। झाड़ियाँ 43,623 वर्ग किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिए। भारत में बांस आधारित कुल क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश के पास बांस है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश के पास बांस है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है किस राज्य में सबसे अधिक बांस है, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। भारत के हमारे जो जंगल हैं, भारत के भूभाग में पड़ने वाले जो जंगल हैं,
इनमें कुल कार्बन स्टॉक है 7285.5 मिलियन टन। और इसमें सबसे अधिक है अरुणाचल प्रदेश इज़ ऑन द टॉप। अगर कार्बन सिंक की बात करें, कार्बन स्टॉक की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हाँ वही जो सबसे अधिक सघन वन भी रखता है। और अगर बात करें भारत वन आवरण के मामले में तो पूरे वर्ल्ड में 9th प्लेस पर है और रूस पहला स्थान पर है। यहाँ में स्प्रिंट है, 10th स्थान पर नहीं है, आगे भी देखेंगे हम। भारत वन आवरण में पूरे विश्व में 10वें नहीं 9वें स्थान पर है। आई रिपीट, भारत वन आवरण के मामले में दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है और रसिया रूस पहला देश है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि पहाड़ी जिलों में वन क्षेत्र जो है वो 2,83,713 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़ी में जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सारे पश्चिमी घाट इन सबको देखते हैं तो पहाड़ी जिलों को मिला करके ये भी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। टोटल वन कितना है 2,83,713 आउट ऑफ आपने देखा हमारे पास कुल जब वन की बात करें 8,27,375 किलोमीटर स्क्वायर में 2,83,713 वर्ग किलोमीटर सिर्फ पहाड़ी जिलों में है। नेक्स्ट टॉपिक है मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी जानते हैं, जहाँ समुद्र और उसका तटीय भाग जहाँ मिलता है वहाँ एक अलग तरह का लैंडस्केप फॉर्म होता है, दलदली क्षेत्र विकसित होता है, वहाँ एक अलग तरह का वेजिटेशन के लिए सुटेबल कंडीशन डेवलप होता है, वो होता है मैंग्रोव वेजिटेशन। इससे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते रहे हैं। तो आपको बता दूं कि देश में कुल मैंग्रोव यानी कि कच्छ वन भी इसको बोलते हैं, मैंग्रोव को ही कच्छ वन बोलते हैं, जो कि गुजरात के कच्छ में भी पाया जाता है इसलिए इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो एरिया है वो है 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर, 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर देश में कुल मैंग्रोव है, मतलब 5000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। मतलब झाड़ी तो थी ही, मैंग्रोव भी कुल क्षेत्रफल के 0.15% के बराबर है, जो कितनी है 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर। भारत में मैंग्रोव और कच्छ क्षेत्र वाले कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों को मिला के टोटल 12 स्टेट एंड यूटीज़ हैं जहां मैंग्रोव पाए जाते हैं। 2021 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 7.43 किलोमीटर की कमी हुई है। आप देख लीजिए 21 से 23 टाइम के साथ 2 साल में बढ़ने के जगह पर ये घटी है। ये दिखाता है कि किस तरह से हम समुद्री संसाधनों का दोहन कर रहे हैं कि वहाँ भी कमी दिख रही है। 7.5 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास कमी देखी गई है। अब अगर रैंक की बात करें कि मैंग्रोव सबसे अधिक किस राज्य या यूटीज़ के पास है, तो पश्चिम बंगाल के पास 2119 किलोमीटर स्क्वायर सबसे अधिक मैंग्रोव है। द्वितीय स्थान गुजरात है और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे अधिक है पश्चिम बंगाल, दूसरा स्थान है गुजरात, तीसरा स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास मैंग्रोव के क्षेत्र में। सबसे अधिक मैंग्रोव वृद्धि किसने किया है, तो प्रथम स्थान है आंध्र प्रदेश और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। कोई पूछे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाइज किसके पास सबसे अधिक मैंग्रोव है, तो पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार। और सबसे अधिक वृद्धि किसने किया है, तो आंध्र प्रदेश ने सबसे अधिक वृद्धि की है मैंग्रोव में, ये इसने अच्छा काम किया। अब हम देखते हैं भारत में कुल 96 रामसर स्थल है। आपको पता है भारत में कुल 96 रामसर स्थल है। और आपको बता दें आर्द्र भूमि से संबंधित कि आर्द्र भूमि जो भी वेटलैंड है, हम अपने गांव घर आसपास में जो भी वाटर बॉडी देखते हैं जो थ्रू आउट ईयर पानी जमा हो रहता है, वो सभी छोटे बड़े आर्द्र भूमि में अंदर आते हैं और वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1971 में ईरान के एक जगह रामसर में एक सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 71 में सम्मेलन हुआ और 75 से इसके जो समझौते हैं एग्रीमेंट से प्रभावी हुए हैं। और भारत इसमें कब शामिल हुआ, 1982 में शामिल हुआ। अब तक विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल हैं और भारत में इसकी संख्या हो गई 96। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहला रामसर स्थल घोषित हुआ था। और भारत की जो 96 रामसर स्थल है वो कुल एरिया का 13,60,805 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। 13,60,805 हेक्टेयर क्षेत्र को ये आर्द्र भूमि कवर करती है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो हर हालत में एग्जाम में आना ही आना है, मैं गेस कर सकता हूँ, सिलीसेट झील जो अरवल में है राजस्थान में, इसको अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले इसको आर्द्र भूमि का, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया था। साथ में कोपड़ा जलाशय जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, इसको भी दोनों को एक साथ ही मिला है। सिलीसेट झील याद रखिए, सिलीसेट झील राजस्थान एंड कोपड़ा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, गोगाबिल झील कटिहार बिहार
गोकुल जलाशय बक्सर 2025 में मिला है बिहार, और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण बिहार। ये तीनों बिहार के हैं, इसलिए बिहार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। गोगाबिल आपको पता है कटिहार में, गोकुल जलाशय बक्सर, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में, सब बिहार में और रिसेंटली मिला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर सिलीसेड राजस्थान, कोपरा छत्तीसगढ़, कोपरा जलाशय। एंड आप नागी पक्षी अभयारण्य भी देख सकते हैं, जिसको पिछले साल 2024 इस साल के जस्ट पीछे साल नागी, आपको पता है जमुई, नागी और नकटी भी जमुई में ही है, इन दोनों को भी मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे, जो कि बिहार से संबंधित है, तो ये आप याद कर लें। और यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिहार में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि हैं, तो इसका आंसर होगा 6। 5 तो आप यहाँ देख ही रहे हो, गोगाबिल कटिहार, गोकुल जलाशय बक्सर, उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, एक नागी जो कि जमुई में है और नकटी भी जमुई में है। इसके अलावा कांवर लेक जो है वो बेगूसराय का कांवर ताल यानी कि कांवर लेक, ये भी हमारा एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि है। तो 6 बिहार में आर्द्रभूमि है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। अब एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत रामसर साइट के मामले में कितने, तो तीसरे स्थान पर है। हमसे ऊपर 2 और कंट्री है जिनके पास रामसर साइट है, भारत तीसरे स्थान पर है। और भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल अगर कहूँ तो तमिलनाडु के पास है 20, और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश जिसके पास है 10। मतलब हमारे भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल है तमिलनाडु के पास, और दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, वहाँ 20 और यहाँ 10। रामसर सूची में जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है, 1971 में मीटिंग हुआ और समझौता हुआ और लागू हुआ 1975 से, लेकिन 1974 में प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग द्वीप था, प्रायद्वीप था, कोबोर्ग प्रायद्वीप था, जिसको रामसर साइट होने का दर्जा मिला था। कोबोर्ग द्वीप ऑस्ट्रेलिया 1974। भारत का पहला रामसर स्थल अगर बात करें तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। हमारे भारत का सबसे पहला रामसर स्थल आर्द्रभूमि था चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा अगर आर्द्रभूमि की बात करूँ तो सुंदरलैंड वेटलैंड है पश्चिम बंगाल, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे छोटा अगर आर्द्रभूमि की बात करूँ तो यह रेणुका वेटलैंड जो है हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला कृत्रिम आर्टिफिशियल वेटलैंड की बात करूँ तो हरिके बैराज, हरिके बैराज। कान्हा टाइगर रिजर्व, ये जो है इसमें सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है। कान्हा टाइगर रिजर्व, इसमें सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश बहुत कम छोटे छोटे हैं। तो एक ये हो गई, छोटे साइज के हैं। बिहार में मैंने बता ही दिया 6 आर्द्रभूमि हो गए हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि भारत में कुल टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है। माधव टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, 2025 में इसको मान्यता मिली है टाइगर रिजर्व की, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आए या ना आए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के किसी भी एग्जाम के लिए। माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, आपसे क्वेश्चन पूछेगा माधव टाइगर रिजर्व भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है, तो भारत का सबसे लेटेस्ट। भारत में भी टोटल टाइगर रिजर्व है कितने, 58, और यही है 58 कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व है हमारा 58, और ये मध्य प्रदेश में। अगर बहुत क्लोज जाएगा तो दिसंबर 2024 का रातापानी वन्य जीव अभयारण्य भी मध्य प्रदेश में, और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर बाघ गणना की बात करूँ, अगर जो हम टाइगर के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं, तो इसको जारी करता है WII, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान। और इसके अकॉर्डिंग भारत में बाघों की कुल संख्या है 3682, और 2018 से 2022 के बीच में बाघों की आबादी में वृद्धि देखी गई, और ये वृद्धि है 24.1% की वृद्धि। 2018 से 2022 इन 4 सालों में बाघों की आबादी में 24.1% की वृद्धि हुई है, और ये संख्या पहुंच गई है 3682। एक फैक्ट जो और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि पूरे विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग बाघ के संरक्षण में सफल सिद्ध हुए हैं। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में निवास करता है। और अगर स्टेट वाइज इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। इसकी संख्या आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी, अभी तक नहीं पूछी गई है। बस ये पूछा गया है किस स्टेट में, भारत के किस स्टेट में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ है, उसके बाद आता है कर्नाटक, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार। आई रिपीट, सबसे अधिक बाघ की संख्या मध्य प्रदेश में, उससे कम कर्नाटक, उससे कम उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, एंड देन फिर बिहार। बिहार कितने स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। अब एक क्वेश्चन है कि बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। ये तेंदुआ लेपर्ड की स्थिति 2022 की बात करें तो इसको भी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ही इशू करती है। हमारे यहाँ तेंदुआ की संख्या
बढ़ी है। एग्जैक्ट संख्या की बात करें तो 13,874 हो गई है। बस आप याद रखें 13,874। सर्वाधिक तेंदुओं की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश, वहाँ सबसे अधिक लेपर्ड की संख्या है। किसमें? नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश की टाइगर रिजर्व है ये, यहाँ सबसे अधिक तेंदुआ पाई जाती है। अगर घनत्व के मामले में बात करें, वो नंबर के मामले की बात करें, तब घनत्व की मतलब एरिया के हिसाब से अगर ज़्यादा लेपर्ड की बात करें तो ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व और ये है राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में घनत्व एरिया के हिसाब से ज़्यादा तेंदुए हैं। और अगर टोटल नंबर ऑफ तेंदुओं की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश है। एक बात और कि पूरे भारत में सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम बात करें किसी टाइगर रिजर्व की, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है, एरिया वाइज सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो हमने क्लियर कर दिया कि सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी अगर किसी एक टाइगर रिजर्व के अंदर की बात करें तो पूरे भारत में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में अकेला तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। और घनत्व की बात करें इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड उसकी जो तेंदुओं की पॉपुलेशन है उसके रेशियो की, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, तो यहाँ घनत्व सबसे अधिक है। और अगर स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ना कि सिर्फ एक टाइगर रिजर्व की, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र और तीसरा स्थान है कर्नाटक। आई रिपीट, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लेपर्ड है 3907, फिर महाराष्ट्र एंड फिर कर्नाटक। अब एक रिपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और वह हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण। क्योंकि हिम तेंदुआ का सर्वेक्षण जो स्नो लेपर्ड है, इसका आज तक सर्वेक्षण नहीं हुआ था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक क्वेश्चन होने की संभावना सबसे अधिक है। सबसे पहली बात कि भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। इसमें दो संस्थान इसके सर्वेक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, भारतीय वन्यजीव संस्थान WII और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन। यह सर्वे 2019 में शुरू किया गया था और भारत में, और इसने बताया कि भारत में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? 718। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या है 718 और इसकी जो जनसंख्या है मुख्य रूप से 6 राज्यों का है या केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है, जिसमें सबसे अधिक हिम तेंदुआ, जाहिर सी बात है हिम तेंदुआ है तो किसी ऐसे जगह पर होगा जो बहुत हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई वाली जगह होगी जहाँ बर्फ भी जमती होगी। तो लद्दाख में इसकी संख्या सबसे अधिक है 477, टोटल 718 में 477, और दूसरा स्थान है लद्दाख का। बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे कम जम्मू कश्मीर में है, इसको आप माइंड में रख सकते हैं। तो हिम तेंदुआ रिपोर्ट दो संस्थान WII भारतीय वन्यजीव संस्थान और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन 2019 में ये शुरू किया गया था। कुल इसमें 718 है हिम तेंदुआ की संख्या, और इसकी जनसंख्या मुख्य रूप से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही है और अन्य किसी में नहीं है। लद्दाख में सबसे अधिक, सेकेंड उत्तराखंड और सबसे कम जम्मू। आइए देखते हैं हमारा अगला सेक्शन, इन्वायरमेंट टू दी पॉइंट। इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है, खासकर वो क्वेश्चंस जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसको जरूर से एक बार देख ले आप। फर्स्ट टॉपिक है होया डावोडियंसिस, अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर क्षेत्र में खोजी गई होया जीनस की एक नई पुष्पीय प्रजाति है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि होया जीनस का एक पुष्पीय प्रजाति है होया डावोडियंसिस, अरुणाचल प्रदेश में मिली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस स्टेट में, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी प्रजाति? तो होया डावोडियंसिस, होया जीनस की है। नेक्स्ट, तमिलनाडु के तेनकासी जिले में घटती गोल्डन जैकाल सुनहरा गीदड़ आबादी को बचाने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए गोल्डन जैकाल एम्बेसडर नामक एक नया संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। याद रखिए, तमिलनाडु में आपसे क्वेश्चन आएगा गोल्डन जैकाल एम्बेसडर जो संरक्षण है किसके रिगार्डिंग है, तो गोल्डन जैकाल को प्रोटेक्ट करने के लिए। और किसने किया है? तो तमिलनाडु ने इसको स्टार्ट करा है। नेक्स्ट आते हैं हम, तो ये है झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा जू में हाल ही में एक जीवाणु संक्रमण के कारण 10 काले हिरन ब्लैक बग्स की मौत हो गई है। यह संक्रमण हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया नामक बीमारी से जुड़ा है जो कि पेस्टुरुला बैक्टीरिया से फैलता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में भारत के किस राज्य के जू में 10 काले हिरन की मौत हो गई, तो टाटा जू, या फिर कौन सी बीमारी, तो ये रहेगा हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम अगर पूछते तो आपको इसको एकदम ध्यान रखना है, पेस्टुरुला बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के वायनाड के वर्षा वनों में डोलोमिडेस इंडिकस नामक मछली पकड़ने वाली एक मकड़ी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में देखे गए हैं, तो इसको आप पक्का ध्यान से रखें कि केरल के वायनाड के वर्षा वनों में ये मिला है। नाम है डोलोमिडेस इंडिकस। डोलोमिडेस इंडिकस ये मछली पकड़ने वाली मकड़ी है, तो ये इस जिन्स की भारत में पहली पहचान की गई मकड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन
कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में परिवर्तित होने वाला दुनिया का पहला वन बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट जो उष्णकटिबंधीय वन है, वो कार्बन सिंक था वहाँ पर, वो कार्बन सिंक कन्वर्टेड इनटू कार्बन स्रोत, कार्बन सोर्स, ये दुनिया का पहला वन बना है जो ऐसा कन्वर्ट हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है। इसका जन्म कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा वयस्क चीता मुखी की वजह से कूनो राष्ट्रीय जो उद्यान है वो किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में है। तो सबसे व्यस्त चीता कौन बन गया है, मुखी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एमपी में है, क्वेश्चन बनता है, इसका ध्यान रख ले, डिफरेंट एग्जाम में ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट जो टाइगर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ये क्वेश्चंस में दिखने को मिलते हैं। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानव हाथी संघर्ष को बचाने के लिए गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया बांधवगढ़। नेक्स्ट, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी और भारतीय विज्ञान संस्थान ने धान की पराली से हरित हाइड्रोजन के लिए पायलट परियोजना विकसित करने हेतु समझौता हस्ताक्षरित किया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप इसको एक नज़र से देख लेना बस। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 8वें सत्र की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 8th सेशन होगी उसकी मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। तमिलनाडु में नागमलाई पहाड़ी को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में नागमलाई पहाड़ी को राज्य का चौथा विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। किस राज्य में, तमिलनाडु में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, अभी जो ऊपर हमने देखी, कहाँ है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, एमपी में। उसमें भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। बिहार दरोगा के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी टीचर टीआरई जो है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कि पहली चीता सफारी कहाँ स्टार्ट की गई है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा 3 प्रमुख भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है। आप एक बार सरसरी निगाहों से इसे देख ले, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में IUCN WCPA केंटन मिलर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार ये किसी भारतीय को मिला है। डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में IUCN WCPA केंटन मिलर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है। यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह सम्मान इन्हें राष्ट्रीय उद्यानों एवं संरक्षित क्षेत्रों की सततता, सस्टेनेबिलिटी में नवाचार हेतु दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान एवं जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसके सस्टेनेबिलिटी में इनोवेशंस के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस का समापन अबू धाबी UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस कहाँ, UAE। हाल ही में SAIME सेम जलीय कृषि मॉडल को FAO से मान्यता मिली है। SAIME क्या है, मे भी आपसे एब्रिविएशन भी पूछा जा सकता है। तो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोलॉजी, ठीक है, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोलॉजी इसका फुल फॉर्म है, और इसको FAO से मान्यता मिली है, और यह सुंदरबन से संबंधित है। आपको पता होगा सुंदरबन मैंग्रोव वन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन इम्फाल मणिपुर में संपन्न हुआ है। भारत का जो हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है इम्फाल मणिपुर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत विश्व में 9वें स्थान पर है। कुल वनावरण के मामले में भारत 9वें स्थान पर है, एंड प्रथम स्थान पर रसा का स्थान है रूस। नेक्स्ट, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2014 में 35 गीगावाट थी, जो अभी वर्तमान में बढ़कर 197 गीगावाट हो गई है। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वर्तमान में कितनी है, 200 के आसपास 197 गीगावाट हो गई है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का 90th जो स्टेट है, 90वां स्टेट मेंबर तुवालू बना है। तुवालू एक द्वीप है जिसने हाल ही में बहुत चर्चा बटोरा है, क्योंकि ये एक द्वीप है और समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और ग्लोबल वार्मिंग या फिर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के प्रति बहुत सेंसिटिव एक स्टेट है ये। तो इसका जो 90th जो स्टेट है वो तुवालू बना है। अक्टूबर 2025 में अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य बना है, और अर्मेनिया जो है अक्टूबर 2025 में IUCN का सबसे रिसेंटली मेंबरशिप बनने वाला स्टेट बना है। नेक्स्ट, भारत की बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी 50% स्थापित। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत का लक्ष्य है 2070 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 0 के स्तर पर लाना।
तो उस दिशा में भारत ने 50% स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने में कामयाब हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार प्लीज़ देख लें। 50% स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में हम सफल हो गए हैं। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। इसमें पहली बार चारागाह पक्षी जनगणना की गई है। चारागाह पक्षी की गणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में की गई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वह है लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान पूर्वी लद्दाख के स्योक गांव में बनेगा, जो गलवान घाटी के रास्ते पर स्थित है। आपको पता है ये गलवान घाटी भारत और चाइना के बीच एक डिस्प्यूट का वजह है। डिस्प्यूट की वजह से अक्सर आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना के जो फोर्स है आमने सामने होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। लद्दाख का पहला वनस्पति जो उद्यान है, बॉटनिकल गार्डन, वो लद्दाख के सियोक गांव में बनेगा, जो गलवान घाटी के रास्ते पर स्थित है। और बाकी इसका इंपॉर्टेंट उतना कुछ खास नहीं है। ये वनस्पति और औषधि पौधों और पारंपरिक फलों का संरक्षण केंद्र बनेगा। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, वहाँ शुरू होगा और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया है इसको। लक्षद्वीप में 50% प्रवाल आवरण में कमी हुई है। 24 वर्ष के स्टडी के बेस पर ये निकाला गया है कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन की वजह से लक्षद्वीप में 50% जो कोरल रीफ है उसमें डिप्लीशन देखने को मिला है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रवाल आवरण में 50% के आसपास कमी आई है? तो लक्षद्वीप। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य सुंदरवन बाघ अभयारण्य कहाँ है? ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य सुंदरवन बाघ अभयारण्य है, पश्चिम बंगाल में है। और सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। ठीक है, जहाँ हमने पढ़ा कि मतलब चीता की जो संख्या है, लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक अगर किसी टाइगर रिजर्व या जू की बात करें तो यही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना क्या है? ये सबसे पहली बात कि राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वावधान में की गई है। इसका उद्देश्य है 2015 के पेरिस एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21, इसमें जो 6.4 के तहत एक क्लॉज था कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को, उसको लागू करने के लिए बनाया गया है। मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना क्यों की गई है, ये क्या है, तो बताना है कि COP21 पेरिस एग्रीमेंट 2015 जो UNFCCC के तहत होता है, उसमें कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करने के लिए मैकेनिज्म जो एस्टेब्लिश होगा उसके लिए किया गया। तो कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करना, राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण की स्थापना की गई है और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत। नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2024 में सबसे अधिक जीव जंतु की खोज केरल में दर्ज हुई है। तो ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके अकॉर्डिंग 2024 में सबसे अधिक जीव जंतु क्रिएचर्स की खोज केरल में दर्ज की गई, 101। याद रखिएगा, केरल में सबसे अधिक जीव जंतु की खोज हो गई है, जो किसी संख्या 101 है। असम राज्य की हरगिला सेना मॉडल एक समुदाय आधारित जैव विविधता संरक्षण मॉडल है। आपसे क्वेश्चन बिल्कुल ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हरगिला सेना मॉडल किस स्टेट ने अपनाया है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए? असम राज्य ने, हरगिला सेना मॉडल। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 लागू की है। याद रखिएगा, ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 लागू किया है। किसने? अगेन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए बिहार सरकार ने। पूछा जाएगा कि किस राज्य की सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की संवर्धन नीति लागू की है? तो बिहार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों एवं सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की व्यापक पहल शुरू की है। वो कौन सा राज्य है जिसने छोटी 75 रिवर्स एवं उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की व्यापक पहल शुरू की है? यूपी गवर्नमेंट। भारत ने 2030 के लक्ष्य से पहले ही गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का 50% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। भारत सरकार का लक्ष्य था कि 2030 तक हम गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी तक 50% हम पहुंच जाएंगे, बट 2024-25 के दौरान ही हमने इस 50% का 5 साल पहले ही लक्ष्य कंप्लीट कर लिया है। FSI के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 2022 से लेकर 2024 के दौरान सबसे अधिक बिहार में वनाग्नि घटनाएं हुई हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार वो ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक वनों में आग लगने की, फॉरेस्ट फायर की घटना हुई है, और इसमें भी पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण फर्स्ट स्थान है, एवं दूसरे और तीसरे पर जमुई एवं मुंगेर रहे। मतलब सबसे अधिक आग लगने की घटना पश्चिमी चंपारण में हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा तीसरा का इंपॉर्टेंस उतना एग्जाम के हिसाब से नहीं है। NGO है एक, अरण्यकम नेचर फाउंडेशन, नाम से पता चलेगा अरण्यकम, तो ये केरल में है और गोल्डन सीआर को प्रोटेक्ट करने के लिए अरण्यकम नेचर फाउंडेशन द्वारा हाल ही में एक शोध के अनुसार केरल में 20 से 30 हज़ार गोल्डन सीआर रहते हैं।
बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिमी चंपारण में है, 15 सालों में 7 गुना बाघों की आबादी बढ़ी है। 7 गुना बाघों की आबादी बढ़ गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार पश्चिमी चंपारण, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना, ऐसा राज्य जिसने कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू किया है। क्वेश्चन आएगा, कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऊपर छूट गया था, एनटीसीए के अनुसार यहाँ कुल 54 बाघ है। बिहार के जो हमने बात करी है, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वहाँ 54 बाघ है। किंतु शावकों को अगर जोड़ दिया है तो इनकी संख्या 70 हो गई है। उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आपको बस याद रखना है कि पश्चिमी चंपारण में 7 गुना बाघों की आबादी बढ़ गई है बिहार के इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना उत्तर प्रदेश। 16 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा आयोजित की गई। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एकदम पूछे जाने की संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और इसकी अध्यक्षता पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। इस बैठक में 9 देशों के मंत्री, इसका मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के मेंबर की संख्या भी, ऑथराइज मेंबर की संख्या भी 9 है। तो इसको आप ध्यान में रखें। और ये कभी कभी डेट भी पूछा जा सकता है, 16 जून, याद रखिएगा, 16 जून 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में नया सदस्य देश नेपाल भी शामिल हुआ है। इसको भी आप इसमें ऐड कर लें कि इसमें नेपाल शामिल हुआ है। और अगर हम बात करें कि बिग कैट अलायंस में कितने प्रजातियों को रखा गया है, तो बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। कितने? 7। कभी कभी नंबर भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में कितनी बिल्ली की कितनी प्रजाति को ये किया गया है, तो 7 प्रजाति को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया। 2024 में हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े बायोफ्यूल यूजर की श्रेणी में हम आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी अरावली पहाड़ी में बनने वाला है, और कौन? हरियाणा सरकार बनाएगा। और हम बायोफ्यूल उपयोगकर्ता के रूप में दुनिया के चौथे सबसे बड़े देश के रूप में उभर कर सामने आए हैं। नेक्स्ट, 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एशिया की सबसे बड़ी उम्रदराज जीवित हथिनी वत्सला का निधन हो गया, जिसकी आयु 100 वर्ष से भी अधिक थी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है कि किस टाइगर रिजर्व में? पन्ना टाइगर रिजर्व में। किस स्टेट में है ये? मध्य प्रदेश में है। वत्सला हथिनी का नाम था, जिसकी आयु 100 से अधिक वर्ष थी। तो आपको ये माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लायन को मंजूरी प्रदान की गई। प्रोजेक्ट लायन, अभी तक प्रोजेक्ट टाइगर का आपने सुना था, ये एक नया कंसेप्ट ऐड हुआ है। तो इसको प्लीज आप याद रखें कि केंद्र सरकार ने एशियाटिक लायंस, एशियाई शेरों की आबादी, आपको क्वेश्चन पूछेगा प्रोजेक्ट लायन क्यों लॉन्च किया गया है। बहुत सारे शेरों की आबादी क्वेश्चन रहेंगे, शेरों का नाम रहेगा अलग अलग प्रजाति का, बट ये एशियाटिक लायंस जो कि भारत में उसको वापस से एस्टेब्लिश करने के लिए सरकार प्रयासरत है, तो प्रोजेक्ट लायन उसके संरक्षण के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर्यावरण मंत्रालय के तत्वावधान में उदयपुर में आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस उदयपुर में आयोजित की गई है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस राज्य में लागू किया गया है, किस राज्य के तत्वावधान में आयोजित की गई है? उदयपुर। नेक्स्ट है, भारतीय तट रक्षक बल ने उड़ीसा के गहिरमाथा तट पर ऑलिव रिडले कछुओं के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ओलिविया चलाया। ऑलरेडी ये बहुत ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑलिव रिडले कछुए कहाँ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा के तट पर, जिसको सागर गहिरमाथा बोलते हैं उसको, तो उड़ीसा के गहिरमाथा तट पर ऑलिव रिडले कछुओं के रेस्क्यू हेतु ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया, भारतीय तटरक्षक ने चलाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेट अगर पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान। उसके बाद आता है गुजरात, फिर तमिलनाडु और फिर कर्नाटक। आई रिपीट, फर्स्ट राजस्थान, सेकेंड गुजरात, फिर तमिलनाडु एंड देन कर्नाटक। ये टॉप 4 ऐसे हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी में अग्रणी है। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का चौथा स्थान है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हम 4th प्लेस पर आते हैं, जहां सौर ऊर्जा में भारत का स्थान तीसरा है और पवन ऊर्जा में चौथा। ओवरऑल बात करें तो हम 4th प्लेस पर है, बट अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो तीसरे, एवं अगर विंड एनर्जी की बात करें तो चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2 लाख छात्रों को इको योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है। और
नेक्स्ट, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरी करता है। आप इसको एकदम याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि देश का वो पहला जिला कौन है जो अपनी बिजली की मांग के लिए पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर डिपेंड हो गया है। तो दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव जिला, याद रखिए आंसर होगा दीव जिला, दीव डिस्ट्रिक्ट। भारत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाला अपना पहला अंतर्राज्यीय चिता गलियारा शुरू किया। बस यही इंपॉर्टेंट है। इसका कितना स्पेस में फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं, बस यही है कि वो कौन सा राज्य है जो अंतर्राज्यीय चिता गलियारा शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की है। किसने की है? भारतीय रेलवे के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने विस्टाडोम जंगल सफारी की है। इसका जो टैग लाइन है वो है एक गंतव्य तीन वन, एक गंतव्य तीन वन। इसमें ट्रेन गुजरेगी और तीन वन से होती हुई गुजरेगी और वहाँ पर आप बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल जो भी डाइवर्सिटी है उसका नज़ारा लेते हुए आप जा सकते हैं। तो ये भारतीय रेलवे के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नाम है विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। नेक्स्ट, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेल नोएडा में बनाया जा रहा है। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ? नोएडा जंगल ट्रेल। कितना फैला है इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कैसे डेवलप हुआ है, सरकार ने किया है, गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट? तो जी नहीं, ये पीपीपी मॉडल पर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब सरकार का भी स्टेक है और प्राइवेट किसी कंपनी या एंटिटी का भी इसमें हाथ है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र डेनमार्क में है। कॉमर्शियल लेवल का जो ई मेथेनॉल प्लांट है डेनमार्क में शुरू हुआ है। यह नवीकरणीय ऊर्जा और संचित कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त एक अस्थायी ईंधन है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि दुनिया का वैसा पहला देश कौन है जिसने कॉमर्शियल लेवल पर ई मेथेनॉल संयंत्र स्टार्ट किया है? तो डेनमार्क। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की निंगलू रीफ पर भीषण प्रवाल विरंजन हो रहा है। हम सबको पता है कि सबसे अधिक जो कोरल रीफ वाला स्टेट है, जो कंट्री है, वो है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का जो निंगलू रीफ है वहाँ बहुत एक्सट्रीम लेवल का ये प्रवाल विरंजन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है हमारा इसका प्रवाल का। हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण हेतु सोलिगा जनजाति के योगदान की सराहना की है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के सामने आते हैं। पहली बात तो ये कि हाल ही में जो मन की बात हुई है वो ये उसका कौन सा संस्करण था? तो 119वां 119th संस्करण था और इसमें बाघ के संरक्षण हेतु सोलिगा जनजाति के योगदान की सराहना की है प्रधानमंत्री ने। और इस जनजाति के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं कि ये कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में निवास करती है। कर्नाटका के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर बाघ अभयारण्य में ये जनजाति रहती है, सोलिगा। तो कहाँ? कर्नाटक के बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर। नेक्स्ट है हमारा, बिस्लेरी कंपनी ने एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम को एडॉप्ट किया है, लॉन्च किया है बिस्लेरी कंपनी ने, और इसका काम है जल निकायों को पुनर्स्थापित करना। कैली फंड को 25 फरवरी 2025 को इटली में लॉन्च किया गया। कैली फंड कहाँ से रिलेटेड है? इटली में लॉन्च किया गया है। इसका मोटो क्या है? जैव विविधता का संरक्षण। सिंपल सा है, कैली फंड इटली में लॉन्च किया गया और इसका टारगेट है जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है, इसी में पॉइंट है, 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लक्ष्य का समर्थन करती है। आपको बस इतना याद रखिए, क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन बन सकता है कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है? तो जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए 2030 तक इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है, इंदौर और उदयपुर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर बने। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा भारत के वो पहले शहर कौन बन गए हैं जिन्हें वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है? तो इंदौर और उदयपुर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। इन दोनों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिला है क्योंकि झीलों की संख्या यहाँ बहुत अधिक है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका का निर्माण किया गया। आपसे क्वेश्चन आएगा, महाभारत वाटिका भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में। यहाँ पर बहुत सारी 37 प्रजातियों को लगाया गया है। भारत जैव ईंधन के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। उपभोक्ता के मामले में चौथा, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, चौथा उपभोक्ता और उत्पादन में तीसरा देश। टाटा मोटर्स के द्वारा भारत के पहले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का परीक्षण किया गया। आप सबको पता है टाटा मोटर्स जो है प्राइवेट एंड कॉमर्शियल व्हीकल बनाती है और इसके पहले कॉमर्शियल व्हीकल के तहत हाइड्रोजन से चलने वाले पहले ट्रक का परीक्षण किया गया। नेक्स्ट, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन का ट्रायल हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर किया गया। याद रखिएगा, भारत की पहली है, हाइड्रोजन संचालित है, 1200 हॉर्स पावर की ट्रेन है, उसका ट्रायल कहाँ हुआ है? हरियाणा में जिंद और सोनीपत मार्ग पर किया गया।
कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का उद्घाटन कोची शहर में किया गया। हाइड्रोजन से चलने वाली सेल फेरी है और कोची शहर केरल में किया गया। डेवलप किसने किया? कोचीन शिपयार्ड ने किया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर ये दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में शुरू किया गया। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर है कहाँ? वेस्ट बंगाल में एक ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता है एक पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, वहीं पर फ्रोजन चिड़ियाघर शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। मतलब यहाँ के स्पेसीज वनरेबल कंडीशन में है, इंस्टिंक्ट होने के कंडीशन में है। और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि पुलवामा भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, जम्मू कश्मीर का रीजन है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, त्राल वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, या फिर कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्थित है। इको सेंसिटिव जोन अभी बन गया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य के कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्र को कुमड़ाम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं बट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि कवाल टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र में ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले क्षेत्र को एक जो जोन बनता है ना, जो एक ट्रांजिशन जोन है, उसको बोला गया है कुमड़ाम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है और तेलंगाना सरकार की ये पहल है। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें वितरित की। किस राज्य में स्कूल के छात्रों को स्टील बोतलें दी गई? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शिमला में। और किस लिए? पर्यावरण को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए बच्चों को ये दिया गया। नेक्स्ट है तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के संरक्षण के उद्देश्य से रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है। आपको बताया मैंने कि हाल ही में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए भी तमिलनाडु ने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उसके रिसर्च के लिए एक एस्टेब्लिश किया है एक इंस्टीट्यूट। और साथ ही में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य जो प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षी हैं, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य भी घोषित किया है तमिलनाडु ने। कहाँ? रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में। आपसे ये क्वेश्चन तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, बट ये पूछेगा कि ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य किस राज्य ने बनाने की घोषणा की? तमिलनाडु सरकार ने। उड़ीसा सरकार के द्वारा सिमलीपाल पार्क टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित करने के बाद भारत में 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो गए हैं? तो 107। और 107वां कौन है? उड़ीसा के सिमलीपाल पार्क टाइगर रिजर्व की वजह से। भारत की बाघ आबादी 2006 में 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई है। तो आपने देखा कि ये 6% वार्षिक वृद्धि दर्शाती है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है 2006 से 2022 के बीच बाघों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 6% आप ध्यान रखें। और संख्या कितनी थी ये मैटर नहीं करता है, फिलहाल बाघ की आबादी कितनी हो गई? तो 3682। इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य भारत और पूर्वी घाटों में संख्या बढ़ी है। मध्य भारत और पूर्वी घाटों में संख्या बढ़ी है। कितनी? इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बढ़ी है। और इसके विपरीत जब हम पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि पूरे भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक बाघ की बढ़ोतरी कहाँ? तो मध्य भारत और पूर्वी घाटों में सबसे अधिक बाघ की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि पराली जलाने पर दंड को दोगुना कर दिया गया और ये डिसीजन है पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का। नेक्स्ट, केरल के अरलम वन्य जीव अभयारण्य को भारत का पहला तितली अभयारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में? केरल में। कहाँ? तो अरलम वन्य जीव अभयारण्य। ओके, नेक्स्ट, टाइगर्स आउटसाइडर टाइगर रिजर्व, टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व, इस योजना को केंद्र सरकार ने नामित किया है, घोषित किया है। और इस योजना का उद्देश्य ये है कि टाइगर रिजर्व के बाहर मैन एंड वाइल्ड के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने बाघों की सुरक्षा के लिए एक परियोजना लाई है, एक योजना लाई है, जिसका नाम है टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट, देहरादून हाथी के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में देहरादून में संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मीटिंग कहाँ की गई? देहरादून में की गई। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में किया गया। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025, आई रिपीट, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून के उत्तराखंड में किया गया। भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में
4000 से अधिक डॉल्फिन है। भारत में वर्तमान में गंगा नदी बेसिन में कितने डॉल्फिन हैं? तो 4000 से अधिक डॉल्फिन है। और आपको बता दूं कि सबसे अधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और यही रीज़न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है, राज्य जलीय जीव। और ऑलरेडी 2010 में इसको भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव का भी दर्जा दिया था। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आप याद रखें कि गंगा नदी बेसिन में हाल के रिसर्च एंड रिपोर्ट के मुताबिक 4000 से अधिक डॉल्फिन हैं। इसमें पूरे भारत में सबसे अधिक अगर हम गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, और वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश ने इसे गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया, और ऑलरेडी 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का भी दर्जा इसको मिल चुका है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। आप इसको याद रखिए कि गैंगेटिक डॉल्फिन का जो एक साइंटिफिक नेम है वो है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। 2010 में ये राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हुआ, 2023 में उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव घोषित हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इसकी संख्या 2000 के आसपास है, एंड कुल मिलाकर इसकी संख्या 4000 से अधिक मानी गई है। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये करंट अफेयर्स आप एक बार ज़रूर सुन लेंगे, जिससे मुझे उम्मीद है कि 3-4 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों के लिए अब क्विक रिवीजन के लिए ये सीरीज लाया जाएगा, और आप एक बार इसको देख लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि 10-15 में से एक भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। अगर ये क्वेश्चन, आपका ये सेशन, कुछ भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।